हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग भैया स्टार्ट किए थे सीयूटी में हमारा आपका केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, जहां हमने 2 लेक्चर कर लिया था। यानी कि पहला चैप्टर हमारा आपका केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट का चल रहा था और आज हमारा आपका तीसरा लेक्चर है, जहां पर हम लोग पहले चैप्टर को आज खत्म करेंगे। और जहां तक उम्मीद है आपको हमने जो भी पढ़ाया है वो आपको चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी। ये सब चीजें हमने आपको करा दिया है, राउल्ट का नियम, वाष्प दाब वगैरह, ठीक ना। आज हमको आपको पढ़ाना है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या पढ़ाना है? अणुसंख्य गुणधर्म। तो ध्यान देखिएगा भैया, टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? नाम ही है अणुसंख्य। अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या, गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या वाले गुण। यानी कि सिंपल से यह है कि विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जैसे जो विलायक है उसकी एक निश्चित मात्रा रहे, उसमें जितना भी विलेय के कण उपस्थित हैं उन्हीं पर जो गुणधर्म निर्भर करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलेंगे भैया? अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक ना। फिर आगे देखें, अणुसंख्य गुणधर्म जो है आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं, ठीक। फिर विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म निम्न है। नंबर 1 क्या है आपका? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या है? पीछे पढ़ाया है आपको थोड़ा सा, ठीक ना। जब किसी विलायक में क्या करते हैं, किसी विलेय को घोल देते हैं तो उसके वाष्पन में कमी आ जाती है, यानी वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसी बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं भैया? वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। तो यहां देखो क्या कर रहे हैं, किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के वाष्प दाब के अवनमन को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक। तथा राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। सिंपल सी बात ये है, आप समझिएगा थोड़ा सा, कि जैसे कोई विलायक है, ठीक ना, तो विलायक का वाष्प दाब क्या होगा? P0, ठीक ना, शुद्ध विलायक का। फिर जो विलयन होगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का मतलब जब हम लोग कुछ उसमें विलेय को डाल दे, जैसे पानी है, कुछ नहीं डाले हैं, तब वो विलायक का है, उसका वाष्प दाब P0 है, ठीक। और बाद में जब कुछ उसमें डाल दिए, चीनी डाल दिए, नमक कुछ भी डाल दिए, तो वो विलयन बन गया, तब उसका वाष्प दाब कितना है? P(S), ठीक। तो भैया जब चीनी या नमक को डाले हैं तब वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या होगा भैया? कम हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका वाष्प दाब कम होगा, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपान P0, इसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक ना। ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है P0 माइनस PS अपान P0, ये क्या होता है? विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन ऊपर, फिर नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये अभी हमने कल आपको कराया था, समझे।
बताओ कुछ, किसी कोई समस्या नहीं ना। तो ये क्या है भैया, वाष्प दाब का आपेक्षीकरण। और हाँ याद रखिएगा, इनसे जो है क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक, क्लियर, किसी कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे अब वही है कि अगर हम राउल्ट के नियम से चलें, तो जब राउल्ट के नियम से हम चलें तब क्या होगा, अति तन विलयन के लिए, अति तन विलयन के लिए क्या होता है, इसे तन विलयन है, ध्यान देखो। तन विलयन के लिए, तन विलयन के लिए क्या होता है, जैसे तन विलयन का मतलब है जिसमें विलय के कण बहुत ही कम है। जैसे आप पता लगा एक ड्रम पानी है, उसमें लाओ चीनी का 2-4 टुकड़ा से पकड़ो डाल दो, तो तन ही तो है ना। इन तन मतलब बहुत ज्यादा तन है, यानी उस इतने पानी की तुलना में चीनी की मात्रा ना के बराबर जिसको कहते हैं, समझे। यानी कि विलायक की मात्रा से विलेय की मात्रा बहुत कम है। तो वही बात है कि अति तन विलयन के लिए, ठीक ना, अति तन विलयन के लिए स्मॉल एन क्या होगा, लेस देन कैपिटल एन। यानी कि एन क्या है, बहुत छोटा है। ठीक, तब क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर किसके होगा, कैपिटल एन। भाई एन ना के बराबर है, स्मॉल एन क्या है, ना के बराबर, तो यही एन ही तो बचा। तब हमारे पास जो मिला था, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट अगर हम बना के चले तो क्या होगा, P0 माइनस का PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो है, ये क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। ये स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो है भैया, ये लगभग कैपिटल एन के बराबर है जब विलयन अतन होगा। क्लियर। अब स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, ठीक ना। और जो कैपिटल एन है, ये विलायक के मोलों की संख्या, तो कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो भैया P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन के स्थान पर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम पूरे का अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो P0 माइनस का PS अपान का P0 ये बराबर किसके हो जाएगा, पलट जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू, ठीक ना। ये क्या है भैया, फाइनली फार्मूला है। सवाल डायरेक्टली इसी से पूछेगा, जो ये फार्मूला पीछे हम लोगों ने बनाया है, ये यहां भी आपको मोलों की संख्या निकालना ही पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप फार्मूले को इसको याद रखो, ठीक ना। कोई समस्या हो तो आप बेचक बोल सकते हैं, क्लास 12th में आप लोग सब इसको पढ़े हैं अच्छे से। चला जाएगा। आगे देखें, अब दूसरा आ गया क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, पहला हो गया वाष्प दाब में अवनमन, पढ़ा दिए। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या कराया, किसी शुद्ध विलायक में, वही बात, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर, यानी कि जो वाष्पित ना हो, ऐसे विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब क्या है कि कितने अंक पर
वो क्या होगा? क्वथनांक मतलब क्या है? पढ़े होगे सब क्लास 12th में। जैसे एक चीज है आपका हिमांक, हिमांक मतलब जमना, क्वथनांक मतलब वाष्प बनना। क्वथनांक बनना क्या? वाष्प बनना। तो वह कितने टेम्परेचर पर वाष्पित हो रहा है, ठीक ना, वही क्या है उसका क्वथनांक है। मतलब कितने टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, उसका क्वथनांक है, यानी कि क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। हमारा कहने मतलब ये है। तो वही कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, पहले ही पढ़ चुके, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब पहले जो है वो केवल विलायक था, तो वो क्या होगा, उसका क्वथनांक कम होगा, ठीक ना, जल्दी से वाष्पित हो जाएगा। ठीक, जब उसमें कुछ मिला दिए तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि अब जल्दी से वाष्पित नहीं होगा, और गर्म करो तब ये वाष्प बने। समझे ये बात? तो किसी विलायक के क्वथनांक से उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध देखो। क्वथनांक जो है, क्वथनांक को डेल्टा टी सफिक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। ये क्या होती है, मोलरता के समानुपाती होती है, ठीक ना। तो जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट के सफिक्स बी आ जाएगा इनटू यम, ठीक ना, या यम डैश बोल सकते हो। ये क्या है, इसका संबंध है। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि मोललता मोललता यम डैश कह रहे हैं, तो मोललता बराबर क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा गया है सब ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। सही है? गलत है ना, किलोग्राम में। विलयन का विलयन क्या विलायक होगा, सब पीछे पढ़ा है, आप लोग पढ़वे नहीं करते। ये देखो पढ़ के आओ भाई, बिना पढ़े कहाँ काम चलेगा। ये देखो, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में है तो ठीक, अगर ग्राम में होगा तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक, पढ़ के आओ ना, इसे मोललता पे सवाल पूछ लेगा तो क्या करोगे। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। मान लो अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो गुणे 1000। ठीक, अब विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n होगा तो उसके स्थान पर रखेंगे स्मॉल w अपान स्मॉल m पूरे का बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, गुणे 1000। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू स्मॉल m, और ऊपर क्या रहेगा, गुणे में 1000 रहेगा। ठीक, अब देखो, अब क्या है अपने पास, डेल्टा टी सफिक्स बी बराबर के सफिक्स बी इंटू यम डैश का मान कितना है, इतना, स्मॉल w अपान स्मॉल यम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 1000 बटे कैपिटल W। ये होगा, ठीक ना। ये डेल्टा टी सफिक्स बी क्या है भैया,
क्वथनांक का उन्नयन। बी मतलब बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। बॉइलिंग मतलब समझ रहे ना, कब वो उबलने लगेगा, ठीक, कब वो उबलने लगेगा, उबलेगा तभी वाष्प बनेगा, ठीक। तो डेल्टा टी सफिक्स बी कहां से आया है, कल पढ़े होगे आप लोग। जैसे जो विलायक होता है, जो विलेय होता है, तो विलेय का क्वथनांक, विलेय का क्वथनांक क्या है, T0 अगर है, सॉरी विलायक का, और विलेय का क्वथनांक क्या है, T है, तो क्या होगा T0 माइनस T बराबर डेल्टा टी सफिक्स बी हो जाएगा। ये वही डेल्टा टी सफिक्स बी यहां पर लिखा गया है, ठीक। बताओ कोई दिक्कत किसी को, तो यही फार्मूला वहां पर भी। आ जाओ आगे। अब यहां पर जो के सफिक्स बी आया था पीछे में, यहां देखो ना के सफिक्स बी, ये के सफिक्स बी है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक। के सफिक्स बी क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। ये क्या है, ध्यान समझिएगा, ये है विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बोले या 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, वृद्धि मतलब उन्नयन, उसे क्या बोलेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक ना। यानी कि कोई विलायक है, ठीक, कोई भी विलायक है, विलायक, उस विलायक का कितना मात्रा है, 1000 ग्राम मात्रा है, ठीक, कितना मात्रा है, 1000 ग्राम। उसमें कोई पदार्थ घोला जा रहा है जो कितना है, 1 मोल, कितना है भैया, 1 मोल है, ठीक। तो जब 1 मोल को घोलने पर जो भी उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी हो रही, यानी कि जो भी उसका क्वथनांक बढ़ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक ना। क्या क्या बोला, विलायक के 100 ग्राम लेने पर इसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। अगर 100 ग्राम लिया गया है तो उसे क्या बोलेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। अगर 1000 है तो 1000 है तो 1000 है तो उसे क्या बोलेंगे, देखो अब मूलल है, अगर 100 ग्राम है तो मूलर है, समझे। फिर क्या बोल रहा है, मूलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, यानी कि इसका मान जो है हर एक विलायक के लिए एक ही होने वाला है, ठीक। फिर क्या कर रहा है, विलेय पदार्थ कोई भी हो, क्योंकि जब विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उसमें प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर ही रहती है, ठीक। अगर हम 1 मोल घोल रहे हैं तो प्राप्त अणुओं की संख्या क्या होगी, स्थिर ही रहेगी, नहीं वही कांस्टेंट रहने वाली है, बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब देखिए भैया, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या है, तीसरा आपका आ गया आंसर गुण वाला, कि हिमांक पर पदार्थ के द्रव तथा ठोस स्वरूपों के वाष्प दाब समान होते हैं, ठीक। जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है, सारी कहानी विलेय को विलायक में घोलने पर ही हो रही है, ठीक। जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक कम होने का मतलब क्या है, जैसे पहले केवल विलायक रहेगा तो वो ठंडा करोगे जल्दी से जमेगा नहीं, जल्दी जमेगा नहीं, क्योंकि उसमें अणुओं की संख्या कम है। जब उसमें और डाल दिए तो अब जल्दी से ही जम जा रहा है, समझे। उसमें ज्यादा मात्रा में यानी कि विलेय के कण है तो जल्दी जम जाएगा, तो वही क्या है, उसका क्या हो रहा है भैया, हिमांक कम हो जा रहा है, ठीक। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है, ठीक ना। फिर आगे आ गया हिमांक में अवनमन व मूललता में संबंध। भैया हिमांक में अवनमन और मूललता में संबंध क्या है। हिमांक में अवनमन जो है वो क्या होता है,
ध्यान से देखो, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी सफिक्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी सफिक्स एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। ये क्या होता है, जैसे आपका पीछे पढ़ाया था कि क्वथनांक उन्नयन और मूललता में संबंध, उसी तरीके से इसमें भी क्या है, हिमांक अवनमन और मूललता में संबंध। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पर के सफिक्स एफ आ जाता है, ठीक। क्या? के सफिक्स एफ इंटू एम डैश, यानी कि डेल्टा टी सफिक्स एफ इज इक्वल टू के सफिक्स एफ इंटू एम डैश। ध्यान देना, फार्मूलों को याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली यहीं से सवाल पूछ लेता है, ठीक। आपसे इसका मान दिया रहेगा के सफिक्स एफ का मान, और कुछ भार, परमाणु भार, ऐसा कुछ दिया रहेगा, आपसे डेल्टा टी सफिक्स एफ का मान पूछ लेगा, यानी कि आप मोललता निकालो पहले, फिर इस पर ला करके रखो ना, ये काम आपका हो जाएगा। अब फिर से वही बात, आपको यम का मान पता है, यम का मान आप निकाल लेंगे ये वाला, तो इस पूरे को आप क्या करेंगे, वहां पर ले जा करके, सॉरी कहां गया ये के सफिक्स एफ को छोड़ करके, ये क्या है, मूललता का जो है वैल्यू है, ले जाकर के वहां आप रख देंगे। देखो कैसे, डेल्टा टी सफिक्स एफ इज इक्वल टू के सफिक्स एफ, और यम के स्थान पर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम ना, विलेय का भार बटे विलेय का भार गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, यही होगा, हाँ हो गया। यही फार्मूला आप याद रखिएगा ना। अब लोग नोट नहीं करते हो, फार्मूला याद है, साथ साथ नोट कर लिया करो फार्मूलों को, क्योंकि इनको हम सेव नहीं करते हैं कि आपको फिर बाद में हम दे सके, पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। अब आगे देखिए भैया, अब इसमें जो के सफिक्स एफ आया था वो क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। करा किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 100 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, यानी कि हिमांक में जो कमी होती है, उसे मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जैसे उसमें भी था 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय का एक मोल घोलने पर जो भी उसके क्वथनांक में वो यानी कि वृद्धि हो रही थी, क्वथनांक में जो भी वृद्धि हो रही थी वो क्या था, क्वथनांक उन्नयन। लेकिन यहाँ हिमांक में जो कमी होगी वही सारा प्रोसेस है, एक मोल विलेय का है, 1000 ग्राम जो है विलायक है, जो क्वथनांक में कमी होगी उसे क्वथनांक में अवनमन कहेंगे, सॉरी क्या, हिमांक में अवनमन कहेंगे, ठीक ना। ये मामला खत्म। अब मेन आपका आ गया प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को पी से तथा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पी और पाई से, ठीक। किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा, परिभाषा है इसकी, एक तन विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, तथा किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, ठीक ना। ये क्या कह रहे हैं इसको थोड़ा समझिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे
ठीक, ऐसा कुछ है। इसमें क्या है भैया, इसमें विलायक भरा हुआ है। क्या है? विलायक है। ठीक, ये क्या है? विलायक। ये विलायक हो गया। ठीक, इसमें क्या है? इसमें क्या है? विलेय। क्या है? विलेय। ठीक, और ये बीच में क्या है? ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, और ये क्या है? संसूचक। क्या है? संसूचक, जिसे इंडिकेटर कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या है? ये है आपका पिस्टन। क्या है? पिस्टन। ठीक, अब ध्यान से आप समझेंगे भैया, जब ऐसा हो कि एक बर्तन है, कोई भी एक हो सकता है बर्तन, जिसमें बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक तरफ विलेय के कण है, एक तरफ विलायक के कण है। विलेय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में जा नहीं सकते हैं, लेकिन विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इसमें आ सकते हैं। तो भैया अपने आप ध्यान समझिएगा, जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलेय में आने लगते हैं तो इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? परासरण की क्रिया कहते हैं, जिससे इस संसूचक का स्तर घटने लगता है। भाई जब इसमें कि कण इसमें आने लगेंगे तो क्या होगा? जो इसका लेवल यहां तक धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे संसूचक का स्तर घटने लगता है, जिसको बनाए रखने के लिए पिस्टन द्वारा एक बाह्य दाब लगाया जाता है। पिस्टन द्वारा एक बाह्य दाब लगाया जाता है। लगाया गया, और बाह्य दाब लगाते क्यों है? इसको, इसका स्तर बनाए रखने के लिए, अर्थात परासरण की क्रिया को रोकने के लिए। भाई बाह्य दाब जब लगाएंगे तो इसके कण इसमें आएंगे। ठीक, तो पिस्टन द्वारा एक बाह्य दाब लगाया जाता है। लगाया गया बाह्य दाब ही परासरण दाब कहलाता है। समझे? लगाया गया बाह्य दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक, तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि जब विलेय और विलायक को एक बर्तन रखा जाता है तो विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलेय में जाने लगते हैं, जिसे परासरण की क्रिया कहते हैं। इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलेय में एक पिस्टन द्वारा बाह्य दाब लगाया जाता है। लगाया गया बाह्य दाब ही परासरण दाब कहलाता है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो परासरण दाब का समीकरण क्या है। परासरण दाब का समीकरण निम्न प्रकार से है, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है भैया? एनआरटी। देखो पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी जहां स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या है, और विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो भैया पीवी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू आर टी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आ जाते हैं। ठीक, हो गया। तो ये मामला आपका हो गया। अब ध्यान दो, ये जो एन अपान बी है, एन अपान बी है, इनकी यहां से अगर हम बनाएं तो ध्यान दो, हम लोग जानते हैं एन क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। तो अगर हम यहां से बनाएं तो P बराबर क्या होगा? एन अपान बी इंटू आर टी होगा ना। तो ये एन
अपान बी अगर लिखा जाए, एन अपान बी क्या है, सांद्रता को व्यक्त करता है। किसको? सांद्रता। एन मतलब मोलों की संख्या किसमें, बी मतलब किसी विलायक में, तो एन अपान बी क्या है, सांद्रता है। तो सांद्रता किससे व्यक्त करते हैं, सी से। तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, CRT। ठीक, नोट डाउन करिए। P बराबर क्या हो गया, CRT, जहां C फॉर कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। हो गया भैया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कर रहा है, समपरासारी विलयन। जिन विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहा जाता है। समपरासारी विलयन के लिए क्या होता है, उसका n1 अपान v1 बराबर n2 अपान v2 होता है। यानी कि जैसे कोई एक विलयन है, ठीक ना, जैसे मान लो कोई विलयन है, जिसे विलयन, उस विलयन को मान लो हम पहला विलयन 1 कहते हैं, ठीक ना। तो इसके जो क्या बोलते हैं, इसकी जो सांद्रता होगी वो सांद्रता क्या होगी, n1 अपान v1। ठीक, अगर कोई दूसरा विलयन है, विलयन 2 है, तो इसकी सांद्रता लिखने जाएंगे तो n2 अपान v2, यानी कि दोनों की सांद्रताएं क्या होंगी, बराबर। सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। वही चीज लिखा गया है, n1 अपान v1 बराबर n2 अपान v2। जब सांद्रता बराबर होगी तो इनके प्रासरण दाब भी बराबर होंगे, ठीक ना। तब π1 बराबर π2, ठीक ना, यानी कि प्रासरण दाब भी क्या होगा, बराबर। प्रासरण दाब भी बराबर होगा। ठीक, बताइए किसी को दिक्कत नहीं ना। चले आगे। अब आगे असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है। देखिए, जब किसी विलेय को विलायक में घोलते, सारी कहानी वही चल रही है, विलेय को विलायक, भाई वही चैप्टर है। विलयन में क्या है, विलयन में विलायक और विलेय है, विलेय को विलायक में घोलते हैं, सारी कहानी उसी के लिए है। ठीक, तो जब किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में संगुणन अथवा वियोजन होने पर अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। यानी कि जैसे जब किसी भी विलायक में विलेय को घोल रहे हैं, ठीक ना, कोई भी मान लो कि विलायक है, कोई भी विलायक है, ठीक ना, इसमें क्या किए, विलेय को घोल दिए, तो विलेय के घोलने पर इसमें क्या होगा, या तो उसका संगुणन होगा या तो वियोजन होगा। संगुणन मतलब या तो मिल जाए उसमें या तो आयनों में वियोजित हो जाए, बातें ही। तो संगुणन हो या वियोजन हो, ऐसा होने पर क्या होगा, जो असंख्य गुण द्वारा ज्ञात मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान तो समझ रहे हैं ना, अणुभार जिसे बोलते हैं, ठीक, वो क्या होगा, असामान्य हो जाता है। अर्थात संगुणन पर अणुसंख्य गुणों में कमी आ जाती है, ठीक ना, और वियोजन पर अणुसंख्य गुण बढ़ जाते हैं। संगुणन होगा तो ज्यादा से ज्यादा अणु मिल जाएंगे तो कम हो गया, और वियोजन में क्या होगा, जो भी रहेंगे सब वियोजित हो जाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, अब वही चीज है, देखो अब देखिए, वान-ठाप कारक या वान-ठाप गुणांक क्या है। देखिए ध्यान से, वान-ठाप गुणांक को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से।
किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। ठीक ना, कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म है, चाहे वो आपका प्रासरण दाब की बात हो, चाहे पुतनांक उन्नयन हो, चाहे हिमांक का अनुमान हो, चाहे वाष्प दाब का अनुमान हो, चार है अपने पास सिलेबस में। इन चारों में से कुछ भी हो, इनका एक प्रायोगिक मान, ठीक ना, इनका एक क्या प्रायोगिक मान और एक इनका एक सामान्य मान जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वान ठाप गुणांक कहते हैं। वही बात करें, देखो वान ठाप गुणांक क्या है, किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, ठीक, और उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, दोनों का अनुपात। ठीक, अब विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। आई का मान 1 से अधिक होगा, इसको याद रखिएगा। फिर अपघट्य मतलब जो ऐसा विलयन जिसमें विद्युत प्रवाहित करे वो अपने आयनों में अपघटित हो जाए, उसके लिए आई का मान 1 से अधिक होगा। फिर विलयन में संगुलन होने पर पदार्थों के लिए आई का मान 1 से कम हो जाएगा। ठीक, जब ये आई का मान 1 से अधिक होगा तब ये आई का मान 1 से कम हो जाएगा संगुलन होने पर। ठीक, फिर तथा विद्युत अनपघट्यों के लिए आई का मान 1 के बराबर होगा, यानी कि वो अपघटित नहीं होगा तब। अतः आई के प्रयोग द्वारा अणुसंख्य गुणधर्मों के व्यंजक निम्न प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक ना, निम्न प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे ये P0 माइनस PS अपान का P0, और ये क्या है, x सफिक्स ए, वही क्या विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, और ये क्या है, डेल्टा T सफिक्स B बराबर I K सफिक्स B इंटू M। ठीक, इसमें कुछ मिस्टेक होगा थोड़ा बहुत, यहां I होना चाहिए। ठीक, देख लेना इसको, या तो अल्फा कर दिए होंगे। फिर आगे देखो, इसमें देखो डेल्टा T सफिक्स F बराबर क्या होगा, I K सफिक्स F इंटू स्मॉल m। ये क्या है, रिलेशन है। फिर पाई यानी प्रासरण दाब बराबर क्या होगा, ICRT। ठीक, यानी कि भैया जो प्रासरण दाब अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे पढ़ के आए ना, अभी कहा गया ये पाई बराबर CRT, अब यहां पर क्या आ जाएगा, ICRT, बस और कुछ नहीं। ठीक, बताइए किसी कोई दिक्कत हो बता सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये चैप्टर भैया खत्म हो गया। ठीक, यानी कि पहला चैप्टर आपका बड़ा था, काफी बड़ा था, थोड़ा बहुत है, काफी बड़ा था। ये एक यूनिट बोल सकते हैं, हमारा पहला यूनिट फिनिश हो गया। ठीक ना, और किसी को दिक्कत हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक ना, बस आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।